Hello my future doctors, this side your Biowali ma'am Amisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel MathJX। तो बच्चों अब हमने बायोलॉजी में एक नई चीज़ स्टार्ट की है एंड दिस नई चीज़ इज़ बेसिकली टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NCERT वन लाइनर सीरीज़ अलॉन्ग विथ योर PYQ सीरीज। तो बात कुछ इस तरीके से रहेगी, एक दिन हम चैप्टर को NCERT से कवर अप करेंगे एंड नेक्स्ट डे हम सेम चैप्टर के नीट के सारे PYQs को डिस्कस करेंगे। सो एज अ फ्यूचर डॉक्टर तुम लोगों को प्रॉमिस करना है कि नीट को अच्छे से करने के लिए इस NCERT सीरीज़ को देखो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें NCERT की लाइन समझ में नहीं आती है। वो लाइन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कुछ कहना चाहती है जो हम ऊपर से निकाल देते हैं या फिर उसको स्किप कर देते हैं। तो मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि नीट के लिए जो NCERT की सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स है सारी की सारी लाइन्स कवर हो। इंपॉर्टेंट क्या है, NCERT की एक एक लाइन कवर अप हो ताकि जब भी तुम NCERT उठाओ तो तुम्हें पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। So without wasting any time, let's start the first chapter of this series, NCERT liner series, which is your organism and population। हम इस सीरीज को रिवर्स केयर से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो तुम्हारा नीट के सिलेबस में सबसे लास्ट चैप्टर है, सबसे लास्ट यूनिट इकोलॉजी, दैट वी आर गोइंग टू कवर अप फर्स्ट इन द NCERT लाइनर सीरीज। तो फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तुम्हारे सामने ये रहा। अब स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्या बोल रही है NCERT। तो देखो, सबसे पहले NCERT का एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जहां पर NCERT ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं ताकि तुम्हारा एक वर्ल्ड, एक इंटरैक्टिव गेटवे क्रिएट हो फॉर द इंटरेक्शन विद इकोलॉजी। तो क्या बोल रही है NCERT, आराम आराम से पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पर NCERT बोल रही है लिविंग वर्ल्ड एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलती है। कौन कौन से लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के? मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायो। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो देखो सिंपल सी बात है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से पॉपुलेशन क्रिएट होती है। डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटीज बनती हैं, कम्युनिटीज के बाद इकोसिस्टम एंड बायो। अगर मैं सेल के भी अंदर वाले लेवल पे जाके देखूं तो बच्चों सेल इज मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब इन बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी रहे होंगे। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स से लेकर के हमारा जो पूरा बायोम्स तक का सफर है, यहाँ पे हर लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। इस बात को हम झुटला नहीं सकते, है ना। फिर यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे तुम देखो बुलबुल जो है वो सिंग कर रही है, तो यहाँ पे तुम टू टाइप्स के क्वेश्चन पूछोगे। क्या कि वो सिंग कैसे कर रही है, हाउ एंड वाई, क्यों गा रही है और कैसे गा रही है। ठीक है, सो द हाउ टाइप क्वेश्चन इज द मैकेनिज्म कि वो कैसे गा रही है, और वाई टाइप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सिग्निफिकेंस कि भाई वो कर क्यों रही है, गा क्यों रही है। तो अगर मैं हाउ टाइप के क्वेश्चन का आंसर दूं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, वॉइस बॉक्स, है ना, आवाज निकल रही है वॉइस बॉक्स की वजह से। लेकिन अगर मैं वाई टाइप का आंसर दूं तो उसका आंसर आ जाएगा कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे वी रिक्वायर कम्युनिकेशंस, तो उस कम्युनिकेशन को फुलफिल करने के लिए बुलबुल हैज टू सिंग। ठीक है, नेक्स्ट, when you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both the types. कि night blooming flowers generally white क्यों होते हैं? How does bee know which flower has nectar? Why does cactus have so many thorns? How does the chick sparrow recognize her own mother? And so on. Basically these questions इसलिए पूछे गए हैं ताकि तुम थोड़ा सा इकोलॉजी के बारे में सोचो। ये सारे जो इंटरैक्शंस है पॉपुलेशन के एक दूसरे के साथ या आपस में, ये सारी चीज़ें हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा पैराग्राफ था। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आता है जहां पर NCERT में इकोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या बोला गया है, इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। बेसिकली देखो बच्चों, इकोलॉजी में ना दो चीजें आती हैं, बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर्स।
तो बायोटिक फैक्टर्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और इन्हीं बायोटिक फैक्टर्स का एबायोटिक फैक्टर्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है दैट इज बीइंग सम्ड अप इन द इकोलॉजी। ठीक है, दूसरी बात, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है वो 4 लेवल्स? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये अपने आप ही क्यों चल जाता है, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। यहाँ से नीचे में क्वेश्चन आ सकता है कि इकोलॉजी में कौन से 4 लेवल्स पर फोकस किया गया है। सो दीज आर योर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी एंड कम्युनिटी के बाद बायोम। बायोम कुछ नहीं है, बायोम बहुत सारे इकोसिस्टम का ही ग्रुप है। तो ये 4 लेवल्स हैं किसके? इकोलॉजी के अंदर। आगे बात करते हैं पॉपुलेशन। देखो यहाँ पर ना पहले के कोर्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब सिलेबस में हमें सारा पॉपुलेशन के बारे में ही स्टडी करना है। तो इससे पहले का जो पार्ट था वो न्यू एनसीईआरटी से डिलीटेड है बिकॉज वी हैव टू स्टडी पॉपुलेशन पार्ट ओनली। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मीन्स पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, कुछ ऐसी विशेषता हैं जो ऑर्गेनिज्म पे इम्प्लीमेंट ना होंगे, पॉपुलेशन लेवल पे इम्प्लीमेंट होती है। बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में उसी के बारे में बेसिक डिटेल दी गई है। तो तुम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो? यहाँ से। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड single individuals of any species. Majority of them live in group in well-defined geological area, share or compete for natural resources, potentially interbreed and thus constitute a population. यानी कि कभी ऐसा नहीं होता कि किसी भी environment में डॉग पॉपुलेशन का कोई एक ही डॉग हो, ह्यूमन पॉपुलेशन का कोई एक ही ह्यूमन हो। भाई हर जो ऑर्गेनिज्म है, हर टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उनका पूरा पूरा एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप में जो मेंबर्स है वो एक जगह पर रहते हैं, रिसोर्सेज को शेयर भी करते हैं और रिसोर्सेज के लिए लड़ते भी हैं, आपस में इंटरब्रीड भी करते हैं। तो ये जो ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, उसे कहा जाता है पॉपुलेशन। ठीक है, हालांकि जब भी हम बात करते हैं इंटरब्रीडिंग की तो हमारा मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन पॉपुलेशन में वो लोग भी आते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं बैक्टीरियल पॉपुलेशन, वायरस पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में पहली बात यहाँ पे जो एनसीईआरटी बोलना चाह रही है वो ये बोलना चाह रही है कि पॉपुलेशन इज एप्लीकेबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को तुम पॉपुलेशन वर्ड में कंसिडर करोगे। समझ में आया इस पैराग्राफ का मतलब? आगे यहाँ पे फिर एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि टीक वुड को तुम बोलोगे बैक्टीरिया जो कल्चर प्लेट में है वो भी पॉपुलेशन है, लोटस प्लांट्स भी पॉपुलेशन है, यानी कि सभी पॉपुलेशन है, चाहे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे या फिर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे। नेक्स्ट, in earlier chapters you have learned that although an individual organism is one that has to cope with a changed environment, very important line, note kar lo, very important line, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired traits. यहाँ पर इस लाइन में तुम्हारी एनसीईआरटी ने इकोलॉजी को इवोल्यूशन चैप्टर से कोरिलेट किया है। अरे यार कैसे? कल को यहाँ पे भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, तो हर बंदा अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल करेगा ना, अडेप्ट करेगा ना। लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक पॉपुलेशन के लेवल पे ऑपरेट करता है। तो जो नेचुरल सिलेक्शन हमने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वहाँ की लाइन को बोली गई है कि भले ही एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है, लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन है दैट वर्क्स एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन। समझ में आया? आगे, सो population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution. Population genetics अगर तुम्हारे सामने नाम आ जाए तो इसका मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, हार्डी वीनबर्ग। हार्डी वीनबर्ग पूरी की पूरी पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में ही थी, क्योंकि पॉपुलेशन में चेक करते थे ना एलीलिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, वो सारी चीजें, तो ये वो वाली बात लिखी हुई है। ठीक है, नाउ a population has certain attributes whereas an individual organism does not. जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो पॉपुलेशन पे होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल के होते हैं, लेकिन सारे दोनों में कॉमन नहीं होते। सो जैसे
पहला पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखो, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का या तो जन्म होता है या मौत होती है, बर्थ होता है या डेथ होती है, लेकिन पॉपुलेशन लेवल पे वो रेट होते हैं, बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। आगे लिखा है इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रिफर्स टू एज पर कैपिटा। पर कैपिटा में इसको हम इंडिकेट करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को पढ़ना यहाँ से। जैसे इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस लास्ट ईयर, जैसे मान लो 2024 में कितने लोटस थे, 20 लोटस, ठीक है। फिर लिखा है थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू वर एडेड, न्यू कितने हैं, 8, तो टोटल करंट पॉपुलेशन कितनी बन जाएगी, 28 लोटस बन जाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बर्थ रेट क्या होगा, तो देखो बच्चों, बर्थ रेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होगा बर्थ अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो इस हिसाब से बर्थ कितना हुआ, 8, ओरिजिनल पॉपुलेशन 28 होगी या 20, क्योंकि 20 ने रिप्रोड्यूस करके 8 बच्चे बनाए ना, 28 बच्चे तो रिप्रोडक्शन के बाद टोटल हुए हैं, सो इट विल बी 20. So 8/20 is your birth rate, which comes out to be your 0.4. अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि 0.4 क्या है। अब यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान देना है कि 20 ऑर्गेनिज्म इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, तुम्हें हर एक ऑर्गेनिज्म का कंट्रीब्यूशन मिला है इन बच्चों को बनाने के लिए। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या लिखा है, 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर, पर कैपिटा का ये मतलब है, ठीक है, 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। वहीं अगर मैं, ये बर्थ रेट की बात थी, ऐसे सेम कहानी डेथ रेट के लिए भी चलेगी। जैसे अगर मैं डेथ रेट के लिए फॉर्मूला बताऊं, सो डेथ रेट इज इक्वल्स टू कितनी डेथ हुई अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल डेथ रेट के लिए लिखा हुआ है कि 4 फ्रूट फ्लाइज मर गई 40 फ्रूट फ्लाइज में से, तो कितनी थी, 4 मर गई, ओरिजिनल कितनी थी 40, तो ये कितना हो जाएगा 0.1। तो इसको तुम क्या लिखोगे, 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो पर इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम का तुम्हारा जो पूरा एक वो होता है, एक रिकॉर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज पर कैपिटा। समझ में आया? तो हमने 2 एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए, बर्थ रेट एंड योर डेथ रेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, एंड नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज द सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब है कि पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का आपस में रेशियो कितना है, ठीक है। तो जैसे एनसीईआरटी में यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि एक पॉपुलेशन है जिसमें 60% फीमेल्स हैं, 40% मेल्स हैं, तो इसका सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा, 60:40। सिंपल सी बात है, एसएसटी वाली कहानी है सारी। नेक्स्ट है एज पिरामिड। कहाँ लिखा है, एज पिरामिड। व्हाट इज एज पिरामिड? तो यहाँ पे देखो क्या बोल रही है एनसीईआरटी, इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड। और एज पिरामिड में एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेल्स एंड फीमेल्स का, और यहाँ पर 3 चीजों के बारे में पता चलता है। ये देखो, हमारी टोटल पॉपुलेशन में जो भी लोग हैं 3 टाइप के एज ग्रुप्स में होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब इन्फेंट्स जो अभी अभी बने हैं, रिप्रोडक्टिव मतलब जो रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब जो मीनोपॉज बाद के फीमेल्स हैं या फिर ओल्ड एज ग्रुप के जो मेल्स हैं। तो सीधी सी बात है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा हुआ, ज्यादा बच्चे पैदा हुए, यानी कि पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, तो पहला वाला जो पिरामिड है यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि प्री इज मोर, सबसे ज्यादा प्री है, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। दूसरे केस में तुम्हें दिख रहा है कि प्री और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बराबर है तो पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल। और तीसरा वाला जो केस है वहां पर प्री वाला कम है, कम हुआ तो पॉपुलेशन क्या कर जाएगी, डिक्लाइन। जब प्रोडक्शन ही ज्यादा नहीं हो रहा तो फिर
भाई सीधी सी बात है, डिक्लाइन तो आना ही है। तो ये 3 टाइप के एज पिरामिड से तुम्हें चीजों का पता चलता है कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, स्टेबल है, या फिर डिक्लाइन कर रही है। समझ में आया एज पिरामिड। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब ये पैराग्राफ थोड़ा सा अजीब है, अच्छा भी है, तो तुम एक बार समझो। यहाँ पे क्या बोला गया है? द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन टेल अस अ लॉट अबाउट द स्टेटस इन अ हैबिटेट। सीधी सी बात है, जो ज्यादा साइज में होगा हम मानेंगे कि उसका ज्यादा डोमिनेंट नेचर है या फिर वो ज्यादा फ्लरिश कर रही है। जो कम साइज में होगा मान लेंगे कि हम भाई वो फ्लरिश नहीं कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। वही सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है? Whatever ecological process we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition, the impact of predator or the pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in population size. यानी कल को मान लो तुमने किसी भी पॉपुलेशन में, क्रॉप की पॉपुलेशन में मान लो तुमने पेस्टिसाइड डाल दिए, या तुमने प्रिडेशन करवाया, या कंपटीशन हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या आया ये तुम पॉपुलेशन साइज को एनालाइज करके तो बता पाओगे ना। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, पॉपुलेशन साइज से तुम बताओगे। आगे ये जो साइज है ये कैसा हो सकता है? ये लेस देन 10 हो सकता है। साइबेरियन क्रेन्स जो हमारे हर साल भरतपुर जो वेटलैंड्स है वहां पर आती है, या फिर ये मिलियंस तक जा सकता है, मिलियंस तक, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। सीधी सी बात है, क्लेमाइडोमोनास तो भाई सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये तो यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, तो मिलियंस में इनका नंबर आएगा। और साइबेरियन क्रेन्स तो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, तो इनका ये एक्सट्रीम बताई है कि एक पॉपुलेशन में 10 से कम भी हो सकता है या फिर मिलियंस तक भी हो सकता है। नेक्स्ट, although total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. देखो पहले यही वाले एग्जाम्पल से तो मैं बताती हूँ, क्या तुम्हारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तुम बैठ के एक एक करके सारे के सारे मिलियन क्लेमाइडोमोनास को काउंट करो? बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना, और पॉसिबल भी नहीं होगा। तो हमेशा तुम केवल नंबर को काउंट करके डेंसिटी बताओ, तो ये तो भाई मीनिंगफुल बात भी नहीं रहेगी हमेशा। तो आगे एग्जाम्पल में एनसीईआरटी ने क्या बोला हुआ है, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल है कि एक एरिया है जहां पर 200 कैरेट ग्रास है। कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। इंपॉर्टेंट, कल को कहीं तुमसे साइंटिफिक नेम की मैचिंग करा दे और ये नाम दे दे तो तुम ढूंढते रह जाओगे कि मैम प्लांट किंगडम में तो था ही नहीं, बट नाम कहाँ है? इकोलॉजी में। ठीक है, तो चैप्टर्स को रिलेट करना अब हमारे हाथों में है। तो कांग्रेस ग्रास का तुम्हें कैरेट ग्रास का नाम पता चल गया। ठीक है, आगे दूसरी तरफ है तुम्हारे पास एक वन सिंगल बेनियन ट्री। ठीक है, अगर केवल नंबर ही सही पैरामीटर होता तो तुम यहां बोलते कि भाई कैरेट ग्रास का नंबर ज्यादा है, बनियन ट्री का नंबर कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैरेट ग्रास की ज्यादा है। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्टिविटी या बायोमास किसका ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बनियन ट्री का। तो यहाँ एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि ऐसे केसेस में जहां पर ऐसा वाला कंपैरिजन हो, परसेंट कवर और बायोमास इज अ मोर मीनिंगफुल मेजर, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? बनियन ट्री की। तो यहां पर क्या एनसीईआरटी बोलना चाह रही है, एक डब्बे में बता देती हूं, डब्बा कि एन को मेजर करना है, या तो तुम काउंट करो या तो तुम उसका परसेंट कवर देखो या फिर बायोमास। हमेशा नंबर से काउंट करोगे डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो ये लाइन लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। एक एरिया में पॉपुलेशन थी, कुछ टाइम बाद तुम्हें चेक करना है कि पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है, डिक्रीमेंट हुआ है या फिर स्टेबल थी। तो कैसे चेक करोगे, वो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। क्यों? क्योंकि एक डायनामिक चीज है, बिकॉज इट इज सब्जेक्टेड टू प्रिडेशन, कॉम्पिटिशन, बहुत सारे इंटरेक्शंस के, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है।
इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि फूड अवेलेबल है या नहीं है, प्रेडेशन का क्या रीजन, मतलब प्रेडेशन कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजें। तो यहाँ से हमें एक आइडिया अगर लेना हो कि पॉपुलेशन फ्लरिश कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, तो दैट इज बीइंग स्टडीड थ्रू द पॉपुलेशन ग्रोथ. So whatever might be the ultimate ration, the density in a given habitat during a given period fluctuate due to 4 basic processes. तो यहाँ पे 4 basic processes के बारे में बताया है जिससे हमारी population growth पे असर पड़ता है. क्या है वो 4 basic processes? Natality, mortality, immigration, emigration. Natality, birth rate, mortality, death rate, I, immigration, E, emigration. सिंपल सी बात है, अगर कोई एरिया है जहां 10 लोग थे, कब? 2010 में. अब मैं 2025 में देख रही हूँ कि यहाँ ये जो 10 लोग हैं इनका क्या हुआ, तो मुझे इन 4 पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा. मान लो अगर इन 10 बच्चों में 10 लोगों में नया बर्थ हुआ होगा, तो बर्थ रेट से पॉपुलेशन में कुछ एड ऑन हुआ होगा. अगर यहाँ किसी की डेथ हुई होगी तो डेथ रेट से कुछ ना कुछ डिलीट हुआ होगा पॉपुलेशन साइज. अगर यहाँ नए लोग आए हुए होंगे तो इमिग्रेशन से भी कुछ एड ऑन हुआ होगा, और अगर यहाँ से लोग निकले होंगे, एमिग्रेट किए होंगे, तो उस पॉपुलेशन में डिक्रीमेंट हुआ होगा. यानी कि इन 4 पैरामीटर्स में से नेटिलिटी एंड योर इमिग्रेशन आर गोइंग टू ऐड नंबर टू द पॉपुलेशन, एंड डेथ रेट यानी कि मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे पॉपुलेशन का नंबर. ठीक है. सो यही चीज आगे गिवन है. पॉपुलेशन डेंसिटी एन माइनस किस किस से हो रही है? एमिग्रेशन और मोर्टेलिटी से. एंड एड ऑन किस किस से हो रही है? नेटालिटी एंड इमिग्रेशन से. सो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक इक्वेशन दी है, ये क्या है? nt प्लस 1 इज इक्वल्स टू nt प्लस b प्लस आई प्लस d प्लस माइनस d प्लस ई. यानी कि किसने ऐड किया माइनस किसने डिलीट किया, ये बात है. आगे क्या लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी अगर ये वाला फैक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ये वाला फैक्टर. तो सिंपल सी बात है, तो लॉजिक है, कॉमन सेंस है. आगे अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो इन सारे ही फैक्टर्स में से बर्थ रेट और डेथ रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे जो पॉपुलेशन डेंसिटी को गवर्न कर रहे होंगे. लेकिन स्पेशल केसेस ऑफ माइग्रेशन के केस में यहाँ पर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों रोल प्ले कर रहे होंगे. कहाँ? हाँ, जैसे कि मान लो एक नया हैबिटेट है जो कॉलोनाइज हो रहा है, तो वहां पर इमिग्रेशन का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा एज कंपेयर टू बर्थ रेट एंड डेथ रेट, है ना. सिंपल सी बातें हैं, कुछ कोई पहाड़ नहीं है. नेक्स्ट, दिस इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स. तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे पास 2 टाइप्स के एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं. एक वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा नरिशमेंट सप्लाई है, एक वो जहाँ पर लिमिटेड नरिशमेंट सप्लाई है. तो दोनों ही केसेस में पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरीके से होगी, दैट इज बीइंग स्टडीड इन द ग्रोथ मॉडल्स. ठीक है. तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार. Does the growth of a population with time show any specific and predictable pattern? We have been considered about unbridled human population growth and problems created by it on our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some restraints on the growth. ओहो, इतनी भारी अंग्रेजी. ये बोलना चाह रहा है कि क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे आने वाले कुछ सालों में, 1 साल के गैप में, 2 साल के गैप में, 10 साल में पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व कैसा रहेगा. हाँ, इंसानों की पॉपुलेशन का ग्रोथ हमने जो देख रखा है पिछले कुछ सालों से, अगर हम सेम ऐसा ही कुछ एनिमल्स के लिए करें तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या उनकी ग्रोथ रेट भी उसी तरीके से होगी या कुछ इधर उधर की आजू बाजू वाली चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ मॉडिफिकेशंस, मैनिपुलेशंस देखने को मिलेंगे. सवाल पूछा है बस, है ना. नाउ तो यहाँ पर perhaps we can learn a lesson or two from the nature और how population growth. ये सब बकवास है. यहाँ से देखो, पहला जो ग्रोथ मॉडल है that is your exponential growth. अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या बोल रहा है? एक्सपोनेंशियल मतलब एकदम भड़ाके से बढ़ गई. मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर तुम इन दोनों कर्व्स को देख के बताना कि कौन सा वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा होगा. रिसोर्सेज की जब भी बात कर रहे हैं इकोलॉजी में, तो इकोलॉजी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज क्या क्या है? ओहो, तुम कहाँ से आ गए भाई साहब?
तो यहाँ पर रिसोर्सेज का मतलब होता है फूड एंड स्पेस. फूड और स्पेस आर द रिसोर्सेज इन योर इकोलॉजी पोर्शन. So food and resource availability is obviously essential for unimpeded growth of a population. No doubt resources अगर ज़्यादा होंगे तो ही हमारी population बहुत tremendous level पे grow कर सकती है. So now ideally when the resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, as Darwin observed while developing his theory of natural selection. यानी कि हर किसी के अंदर एक इनहेरिट पोटेंशियल होती है कि वो अपने साइज को ग्रो कर सके इन टर्म्स ऑफ इट्स रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. तो अगर आइडल कंडीशंस है, नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो वो पोटेंशियल का यूज करके पॉपुलेशन एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व शो करेगी. सो देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ही हम और क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ. ठीक है, आगे बोल रहे हैं इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n द बर्थ रेट, नॉट टोटल नंबर बट द पर कैपिटा, तो हमें पता ही है, इज रिप्रेजेंटेड एज b एंड डेथ रेट इज रिप्रेजेंटेड एज d, देन इंक्रीज और डिक्रीज इन n आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड विल बी. मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जो तुम्हारी इक्वेशन आती है वो आती है dn, क्या हो रहा है इसको, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn, है ना. dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn, जहां पर r का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसी r को हम डार्विनियन फिटनेस भी बोलते हैं. और इसी r को हम रिप्रेजेंट करते हैं बर्थ माइनस डेथ रेट से. तो यहाँ पर r इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे इस चैप्टर में स्मॉल r इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इकोसिस्टम वाले चैप्टर में कैपिटल R इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी लॉसेस वाला. ठीक है, तो यहाँ पे नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया था. तो r के लिए तीन इंपॉर्टेंट बातें, b माइनस डी होता है, डार्विनियन फिटनेस को भी यही बोलते हैं, विच इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. तो यहाँ पे जो ग्रोथ कर्व दिए हुए हैं इसमें से क्या लगता है कि कौन सा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व रहा होगा? ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि बढ़ता जा रहा है. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू स्मॉल r कैपिटल N, जहां पर ये दिया हुआ है सारा का सारा. ठीक है, मूविंग ऑन. यहाँ पर ये जो r है गिवन है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. दूसरी बात, यहाँ पर r की कुछ वैल्यूज दी गई हैं जो नीट पर्सपेक्टिव से बेहद जरूरी हैं. जैसे नॉर्वे रेट की r की वैल्यू कितनी है, 0.015. फ्लोर बेटल की 0.12. 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इंडिया में r की वैल्यू थी 0.0205. तो ये तीन वैल्यूज जो गिवन है वो तुम्हें इंपॉर्टेंट है, याद करनी है. यहाँ से जो ग्राफ का कर्व आता है वो कैसा आता है, जे शेप्ड. और इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस वाली, nt इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर rt, जहां पर ये सारी चीजें हमें पता है. ठीक है, नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ. तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजेबल अनलिमिटेड रिसोर्सेज. लॉजिस्टिक ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जहां पर तुम्हारी एक लैग लॉग वाली जो फेज आ जाती है ना, लॉग, जैसे ऐसा वाला ग्राफ बनता है, ऐसा वाला जो ग्राफ बनता है ये होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ. और अगर ऐसा वाला बनता है तो वो जाती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज. सो इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा. द गवर्नमेंट्स ऑफ मैनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज्ड दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड वेरियस रिस्ट्रेंट्स विद अ व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ. सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट भी चाहती हैं कि भाई उनकी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि रिसोर्सेज होंगे कम, कंपटीशन बढ़ेगा, वही सारी बात. सो इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल. इसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी के. कैरिंग कैपेसिटी मतलब नेचर की तुम्हें कैरी करने की एक क्षमता. एक पर्टिकुलर लिमिट होती है जिसके बाद नेचर और ज़्यादा उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स को कैरी नहीं कर सकता, उसी को कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है. नाउ
A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase, followed by phases of acceleration and deceleration, and finally an asymptote when the population density reaches the carrying capacity. ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पर? इस वाले कर्व में क्या होता है, स्टार्टिंग में एक लैग फेज आती है, लैग फेज के बाद एक एक्सपोनेंशियल फेज आती है कि बढ़ रहा है, उसके बाद एक स्टेशनरी, ठीक है, जिसको हम एसिम्पटोट बोलते हैं, वो हो जाता है। अगर मैं इसको इक्वेशन को बताऊं तो ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को कहा जाता है वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ये इक्वेशन यहाँ की, और dn/dt इज इक्वल्स टू rn कहाँ की थी, एक्सपोनेंशियल की। यहाँ पर K स्टैंड्स फॉर कैरिंग कैपेसिटी, R स्टैंड्स फॉर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो ये कौन क्या बताना चाह रहा है इसको भी ध्यान से रखना, ठीक है। कंसिडरेबल ज्यादातर जो रियल वाली है वो कौन सी है तुम्हारी, लॉजिस्टिक वाली। एक्सपोनेंशियल वाली तो कभी कभी की बात है, अगर रिसोर्सेज आर्टिफिशियल तुम बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, ठीक है। गैदर फ्रॉम, ये सब बेकार है। नेक्स्ट, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। जब से ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेंस में आए हैं, जब से उन्होंने अपने सेंसेस को गेन किया है, तब से एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अडेप्टेड इटसेल्फ इन सच अ वे कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, उसकी जो आर की वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती रहे, ठीक है। तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में हम वही तरीके देख रहे हैं जहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ने अपनी आर की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश की है। आर को हम डार्विनियन फिटनेस भी बोलते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। Populations evolves to maximize their reproductive fitness, also called Darwinian fitness, यानी कि higher H value। तो इसका मतलब क्या होता है, higher R चाहिए। Under particular set of selection pressures, organism evolves towards most efficient reproductive strategies। तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में देखना उनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज में क्या मैनिपुलेशंस हुए हैं ताकि उनकी आर की वैल्यू बढ़ जाए। सो हियर सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो साल में एक ही बार ब्रीड करेंगे, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू। वाइल अदर ब्रीड्स मैनी टाइम। मैनी टाइम वाले कौन हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स। भाई तुम्हारे ऊपर कोई रोक थोड़ी ना कि तुम एक ही बार रिप्रोड्यूस कर सकते हो, मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो सिंगल टाइम वाले पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू, मल्टीपल टाइम्स वाले बर्ड्स एंड मैमल्स। Some produces large number of small sized organisms जैसे कि oysters and pelagic fishes, while other produce small number of large size offsprings, birds and mammals। ये भाई देखो, कहीं ना कहीं ये दोनों ही पॉइंट्स आपस में रिलेटेड है। समझो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो वो एक ही बार में ज़्यादा बच्चे क्यों बनाना चाहेगा? वो एक बार में एक बच्चा बनाना चाहेगा जो एफिशिएंटली अपने आप को अच्छे से अपना साइज एनलार्ज कर चुका हो, अपने लिए मतलब सारे रिसोर्सेज वगैरह गैदर करके रखा हो। जो मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस करेगा वो एक टाइम में एक ही बच्चे को वेल फोकस तरीके से बनाएगा। जो एक टाइम रिप्रोड्यूस करेगा वो तो यही चाहेगा ना कि जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैं सारे के सारे बच्चे पैदा कर दूं। तो वहाँ पर छोटे छोटे साइज के बहुत सारे बच्चे बनते हैं, और जहाँ पर तुम्हारे पास फुल फ्रीडम है कि तुम मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर सकते हो, तो वहाँ पर एक या दो ही बच्चे बनते हैं, वो भी लार्ज साइज के। तो कहीं ना कहीं बोथ द पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड। So, which is desirable for maximizing fitness? Ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to constraints imposed by abiotic components on the habitat in which they live। ये बोलना चाह रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके के मोड से अडेप्ट किया होगा, इवॉल्व किया होगा, डिपेंड करता है कि जिस सराउंडिंग में वो रह रहा है वहाँ के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स ने उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। Evolution of life history traits in different species is currently an important area of research being conducted by the evolutionists। बकवास, बस तुम्हें ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। ब्रीड ओनली वंस, ब्रीड मैनी टाइम्स, स्मॉल साइज के लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स और लार्ज साइज का सिंगल ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। भाई पॉपुलेशन में जैसे तुम अपने नेबर में रह रहे हो, तो बिना इंटरेक्शन के तो नेबर में नहीं रहा जा सकता ना। ऐसे पॉपुलेशन में जो लोग हैं वो एक ही पॉपुलेशन में आपस में या फिर दूसरी पॉपुलेशन से इंटरेक्ट करेंगे ही करेंगे, यही पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है। अब ये जो इंटरेक्शन है वो 3 टाइप का हो सकता है, या तो तुम फायदा दे रहे हो, या तो तुम नुकसान कर रहे हो, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर फायदा दिया जा रहा है तो बेनिफिशियल, पॉजिटिव इंटरेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म, 3 टर्म्स दिए हैं, बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल। बेनिफिशियल प्लस
डिट्रीमेंटल नेगेटिव, न्यूट्रल जीरो। तो ये 3 टाइप्स के इंटरेक्शन है जो तुम शो कर सकते हो। अब यहाँ पर दोनों स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन और उसको क्या नाम दिया जाता है वो लिखा हुआ है। जैसे म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस, कंपटीशन में दोनों का नुकसान, प्रीडेशन में एक को फायदा और दूसरे का नुकसान। जो फायदा है दैट इज प्रीडेटर और जिसको नुकसान हो रहा है वो क्या है, प्रे। ठीक है। पैरासिटिज्म में फायदा किसका होता है, पैरासाइट, और नुकसान किसका होता है, होस्ट। कमेंसलिज्म में एक को फायदा दूसरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये इंटरैक्शंस हैं जो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, हमें सबके बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पर मैं पहले ही बता देती हूँ कि इंटरैक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स गिवन है। हम ज़्यादातर उन्हीं एग्जाम्पल्स को स्किप करते हैं, लेकिन नीट में उन्हीं एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन फंसते हैं, तो एग्जाम्पल्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है। सो पहला है, ये कुछ जनरल बातें भी पढ़ लेते हैं। बोथ द स्पीशीज बेनिफिट्स इन म्यूचुअलिज्म, बोथ लूजेस इन कंपटीशन, देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर, बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन, ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट्स। ये हमने जो लाइन अभी पीछे पढ़ी थी वही वाली चीजें हैं। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इज कमेंसलिज्म। इन अमेंसलिज्म वही जो भी मैंने तुम्हें पीछे बात बताई थी ना, टेबल में जो लिखा था वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो उसको रीड कर लेना। बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक विच इज प्रेडेशन। ठीक है। अब यहां से एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। What would happen to all the energy fixed by the autotrophic organism if the community has no animals to eat the plants? प्लांट्स ने खाना बना लिया लेकिन उस प्लांट्स को खाने वाला कोई एनिमल नहीं है, तो इस एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी बर्बाद हो जाएगी, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। सो यू कैन थिंक ऑफ प्रेडेशन। सबसे पहली लाइन जो इंपॉर्टेंट है, you can think of predation as nature's way of transferring कहाँ गया, to higher trophic level the energy fixed by the plants। पहली बात तो predation एक जरिया है जिससे प्लांट्स ने जो एनर्जी बनाई है उसको हायर ट्रॉफिक लेवल तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ ईटिंग। ठीक है। दूसरा, व्हेन वी थिंक ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे, मोस्ट प्रोबेबली इट इज द टाइगर एंड द डियर। जब भी हम प्रेडेटर प्रे की बात करते हैं तो हमेशा हमें टाइगर और डियर का ही सवाल आता है, लेकिन ध्यान रखना ए स्पैरो ईटिंग द सीड वो भी एक प्रेडेशन है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमेशा। मतलब ऐसा ही नहीं कि प्रेडेशन में तुम्हें खूंखार सा जानवर दिखेगा जो बेचारे से जानवर को खा रहा होगा। स्पैरो अगर सीड को खा रही है तो वो भी प्रेडेशन है। ठीक है। ऑल्दो animals eating plants are categorized separately as herbivores, they are in a broad ecological context not very different from the predators। तो चाहे herbivore हो, carnivore हो, omnivore हो, everyone is the predator क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, besides acting conduit for energy transfer, conduit मतलब as a source of energy transfer, predators plays other important role। क्या अलग रोल है? they keeps prey population अंडर कंट्रोल। जैसे मान लो जंगल में डियर है और टाइगर है, टाइगर डियर को खा ही नहीं रहा, तो डियर को तो किसी का भी डर ही नहीं है, डियर तो खूब रिप्रोड्यूस करेगा धड़ल्ले से और खूब अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, रोकने वाला कौन है उसे? तो अगर प्रेडेटर नहीं हुआ तो प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं रहेगी, प्रे पॉपुलेशन सर पे नाचने लगेगी। तो प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए भी प्रेडेशन जरूरी है। ठीक है। But for predators, prey species could achieve very high population density and cause ecosystem instability। सीधी सी बात है, अति और कमी हर चीज की बुरी होती है। तो अगर प्रे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अबंडेंट हो जाएगी तो इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। When certain exotic species are introduced in geographical area, they becomes invasive and start spreading fast because invaded area lose the natural predators। क्या बोला है? जैसे मान लो कल को तुम इंडिया में एक ऐसी स्पीशीज ले आए जो इंडिया की नहीं है, बाहर की है, वो आ गई इंडिया में। अब इंडिया में तो उसका प्रेडेटर है नहीं, तो उसको रोकने वाला कौन है? तो वो क्या करेगी? अपनी साइज को बढ़ाएगी। अब वो साइज को इतना बढ़ा सकते हैं कि वो एक एक्सोटिक स्पीशीज से एक इन्वेजिव स्पीशीज बन जाएगी। यहाँ पे लाइन इंपॉर्टेंट है, एक्सोटिक स्पीशीज बिकम्स invasive species in absence of predator। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है गिवन, prickly pear cactus
introduced into Australia in early 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 जो तुम्हें याद करना है, एग्जाम्पल प्रिकली पियर कैक्टस को हम लाए थे इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, लेकिन क्योंकि वहां पर इसका कोई वो नहीं था, प्रेडेटर नहीं था, तो ये बहुत ट्रिमेंडसली फैल गया था. दूसरा, फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर अ मोथ फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस्ड. तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने इसका एक प्रेडेटर लाए जो कि क्या था, मोथ था, और ये मोथ भी वहीं से लाए थे जहां से हम प्रिकली पियर कैक्टस लाए थे, क्योंकि वहीं पर ही तो इसका मोथ होगा जहां पर इसकी नेटिव ऑरिजिन है. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, biological control methods adopted for agriculture pest controls are also based on predation. याद है वो वाला बैक्यूलोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, बैसिलस thuringiensis, लेडी बर्ड बीटल, एफिड्स, वो सारा जो इंटरेक्शन हमने पढ़ा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में, वो इंटरेक्शन भी, वो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स भी प्रिडेशन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड हैं. तो इस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ट्रांसफर करना है, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना है. प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रेम किया गया है, एक्सोटिक स्पीशीज इन्वेजन वाला, ये जो प्रिकली पियर कैक्टस है और इसका जो नेचुरल प्रेडेटर है मोथ. दूसरा, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स भी इसी इंटरेक्शन पे बेस्ड है. नेक्स्ट, predators also helps in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. जैसे ऐसे समझ लो, तुम्हारी क्लास है, ठीक है, तुम्हारी क्लास है, तुम्हारी क्लास में एक टीचर है, टीचर, और तुम बच्चे हो, ठीक है, तुम अलग अलग बच्चे हो. अब ये प्रेडेटर है और तुम सारे शरारती बच्चे प्रे हो. अगर क्लास में टीचर ना हो तो तुम लोग आपस में एक दूसरे का सर फोड़ दो, प्रे पॉपुलेशन में ही आपस में इतना बवाल मच जाए कि आपस में एक दूसरे का सर फोड़ दो, और फिर तुम्हें नहीं पता कि एंड रिजल्ट क्या होगा, किस पॉपुलेशन का नंबर ज्यादा होगा, किसका नंबर कम हो जाएगा. तो ये क्या करती है, टीचर का होना इस बात में एक होमोजेनिटी मेंटेन करता है, ठीक है. तो पहले ही वो क्या करता है, प्रे पॉपुलेशन के कंपटीशन को रिड्यूस कर देता है. तो यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है, predator also helps in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition. इसके रिस्पेक्ट में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो देखो, in rocky intertidal communities of American Pacific coast, the starfish pisaster is important predator. In a field experiment, when all the starfish were removed from enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of interspecific competition. क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टारफिश पिसास्टर एक प्रेडेटर है, ये सारी प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखती है और इसकी जो प्रे पॉपुलेशन है वो इन्वर्टिब्रेट्स हैं. जब पिसास्टर को हटाया गया तो ये जो प्रे पॉपुलेशन है उन्होंने आपस में इतना कंपटीशन किया कि यहाँ पर 10 स्पीशीज से भी ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए. तो इस स्पीशीज डाइवर्सिटी में जो होमोजेनिटी मेंटेन करने का काम है वो है हमारे प्रेडेटर का, ठीक है. नाउ अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बात कर रहे हैं नेचर ऑफ प्रेडेटर की, प्रूडेंट नेचर. भाई सीधी सी बात है, अगर प्रेडेटर इतना खतरनाक हुआ कि खाए जा रहा है, जहाँ देखो बस मुंह फाड़ लिया, या फिर ऐसा होगा कि सुस्त सा पड़ा हुआ है, तुम्हें लड़ना है मरना है कर लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, दोनों ही केसेस में बवाल मच जाना है. तो प्रेडेटर का नेचर कैसा होना चाहिए, प्रूडेंट, ना ज्यादा एक्टिव ना ज्यादा लेथार्जिक, है ना, इंटरमीडिएट कैटेगरी का होना चाहिए. प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस. भाई सीधी सी बात है, अगर तुम्हें कोई लट्ठ बजाएगा तो तुम डिफेंस भी तो करोगे. अगर प्रेडेटर तुम्हें खाए जा रहा है तो तुम भी तो कुछ डिफेंस करोगे. तो यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म की बात की गई है, जैसे कि क्या गिवन है, सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉक्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड कॉम्यूफ्लाज टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड. इंसेक्ट्स और फ्रॉक्स अपना क्या कर लेते हैं, कॉम्यूफ्लाज. दूसरा, सम आर पॉइजनस
पॉइजनस जैसे कि हमारी मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई क्या होती है, जो प्रीडेटर है उसको ऐसे खाती है, चीची कड़वी ऐसे लगता है तो उसको फेंक देता है, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई कैटरपिलर स्टेज में ऐसे वीट को फीड करती है जो पॉइजन से भरा होता है, तो ये भी पॉइजनस हो जाती है। दूसरा हाँ ये तो ठीक है, बर्ड इसके प्रेडेटर है। इंटरेस्टिंगली बटरफ्लाई एक्वायर्स द केमिकल बाय द फिजिकल, ये मैंने बता ही दिया, पॉइजनस वीट को फीड कर करके वो हो जाता है। आगे प्लांट्स, नियरली 27% ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफैगस। फाइटो मतलब प्लांट, फैगस मतलब ईटिंग, यानी कि प्लांट्स के सेप को खाते हैं या फिर प्लांट के किसी भी पार्ट को खाते हैं। सिंपल सी बात है, प्लांट को खाते हैं। कितने परसेंट? 25%। नीट के लिए फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट्स बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट रन अवे। अब मेरे पीछे शेर पड़ जाए मैं तो भागूंगी, ऐसे ऐसे भागूंगी, ऐसे ऐसे भागूंगी बहुत तेज। प्लांट के पीछे कोई प्रेडेटर पड़ जाए, प्लांट कैसे भागेगा? प्लांट तो भाई ऐसे तो ऐसे ही है, प्लांट नहीं भाग सकता। तो प्लांट ने क्या किया है, अपने अंदर केमिकल्स एक्वायर करे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है केमिकल डिफेंस, मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस देखे जाते हैं प्लांट्स में। जैसे कि थॉर्न्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जोड़ दिया भाई साहब, थॉर्न्स, अकेशिया एंड कैक्टस ने। द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स मैनी प्लांट्स प्रोड्यूसेस एंड स्टोर केमिकल, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल का नाम, चलो आगे पढ़ लो। केमिकल्स एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक्स द हर्बीवोर्स सिक व्हेन दे आर ईटन, इनहिबिट्स फीडिंग और डाइजेशन, डिसरप्ट्स इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट। मतलब उसको अगर खा लिया तो या तो उसका पेट खराब कर देगा, डाइजेशन खराब कर देगा, रिप्रोडक्शन खराब कर देगा, या उसको मार भी देगा। इतना खतरनाक है प्लांट। सो you must have seen wheat calotropis growing in abundant field. The plant produces highly poisonous cardiac glycosides. ये calotropis दिल का भी काला है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाता है। कैलाट्रोपिस दिल का काला है, दिल यानी कि कार्डियक, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाता है, ठीक है। सो एंड दिस इज व्हाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोट्स ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट्स, क्योंकि भाई उनको पता है अगर इसको खाया तो खत्म हो जाऊंगी, है ना। तो गोट्स और कैटल्स इसको नहीं खाते हैं। अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट्स ऑन कमर्शियल स्केल्स, बेसिकली वो उनके ही डिफेंस के सामान है। क्या क्या? जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्वाइनाइन, स्ट्राइकनाइन, ओपियम, ये जो तुमने उसमें पढ़े हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, है ना, गांजा, ये सारे जो केमिकल्स हैं वो प्लांट्स ने अपने लिए बनाए थे, लेकिन हमारा सेल्फिश नेचर, कमर्शियल प्रोडक्शन हम इनसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है प्रेडेशन से बचने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन, जो भी कंपटीशन में फंसा है भाई, किसी का भी उद्धार नहीं हुआ है। जैसे नीट में ही ले लो, तुम्हारा कंपटीशन कर रहे हो आपस में, कोई खुश रहता है? कोई चैन से रहता है? सबको बस लगा रहता है स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। तो मतलब जो भी कंपटीशन करेगा किसी को फायदा नहीं होना है कंपटीशन के टाइम पे, एंड रिजल्ट भले ही फायदेमंद हो सकता है। कंपटीशन के टाइम पे सबको स्ट्रेस रहेगा, सबको नुकसान, यानी कि कंपटीशन नेगेटिव इंटरेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest, he was convinced that interspecific competition is potent for, देखो फिर इवोल्यूशन को जोड़ा, क्या जोड़ा कि डार्विन इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन में बिलीव कर रहा था। डार्विन ने जो इवोल्यूशन में कंपटीशन की बात की थी, वो कंपटीशन तुम्हारा ये वाला था, इंटरस्पेसिफिक, यानी कि दो स्पीशीज के बीच का कंपटीशन, ठीक है। जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऐसे इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स। Now, it is generally believed that the competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting, but this is not entirely true. क्या बोल रहे हैं? कुछ मिथ्स हैं कंपटीशन को लेकर। मिथ्स का मतलब ऐसा माना जाता है कि जो सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लोजली रिलेटेड है, वही compete करेंगे। यानी कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वही आपस में compete करेंगे। नीट का बच्चा जेई वालों से compete नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? कर सकता है, खूब कर सकता है। तो मिथ गलत है ये। दूसरा, यानी कि पहला तो ये बात है कि टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी compete कर सकते हैं। इस चीज का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है? अमेरिकन लेक्स में एक तो वहां पे जो रेसिडेंट फिशेज है और फ्लैमिंगोज है, वो compete करे थे जू प्लैंक्टन्स के लिए। भाई लेक है, ठीक है, तो इस लेक में मछलियां होंगी और इस लेक में हमारे फ्लैमिंगोज भी थे, बड़ी बड़ी टांगों वाले।
तो कहाँ मछली, कहाँ चिड़िया और कहाँ हमारे ज़ूप्लैंक्टन्स। तो ज़ूप्लैंक्टन्स को खाने के लिए मछली और फ्लैमिंगो दोनों ही फाइट कर रहे थे, जो कि अनरिलेटेड स्पीशीज है। तो यहाँ से स्मिथ का खत्म, दी एंड। ठीक है, आगे दूसरा, कंपटीशन तभी होगा जब रिसोर्सेज लिमिटिंग होंगे, ऐसा माना जाता है। लेकिन बिना रिसोर्स के लिमिट होने के बावजूद भी कंपटीशन हो सकता है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है, इसको नाम दिया जाता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। मतलब जबरदस्ती की नाक घुसेड़नी है। तुम्हारे सामने इतना बड़ा, जैसे मान लो वो है पिज्जा है, 4 लोगों 8 स्लाइसेस है, तब भी जबरदस्ती झपटना है एक दूसरे से कि तू नहीं खाएगा, तू नहीं खाएगा। कंपटीशन की कमी थोड़ी ना है, कमी तो दिमाग की है। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या है, हम जबरदस्ती का झगड़ते हैं। सो हियर द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of another even the resources are abundant। वही है, दूसरे के होने की वजह से हमारी फीडिंग एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि दूसरा वाला पहले वाले में इंटरफेरिंग इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, so therefore competition is best defined as a process in which fitness of one species is significantly reduced in terms of other। fitness क्या है यहाँ पर? R। It is relatively easy to demonstrate in laboratory conditions। जैसे यहाँ पे एक important आ जाती है गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस क्या दिया था इसने? गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस ने ये बोला, देखो 2 चीजें होती हैं पहले गॉस को समझने से पहले। एक होता है हैबिटेट और एक होता है निश। हैबिटेट मतलब प्लेस, फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ तुम रह रहे हो, एंड प्लेस प्लस इकोलॉजिकल फंक्शन। हैबिटेट सिंपली प्लेस है जहाँ तुम रह रहे हो, लेकिन निश के टाइम पे तुम्हारा ना पड़ोस के साथ इंटरेक्शन, इकोलॉजिकल फंक्शन भी देखा जाता है। तो गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलती है कि एक निश में एक टाइम पे एक ही स्पीशीज रह सकती है, 2 या 2 से ज्यादा स्पीशीज एक निश में नहीं रह सकती। यानी कि एक घर में एक ही फैमिली रह सकती है, एक फैमिली से ज्यादा फैमिली नहीं रह सकती, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये तब सच हो सकती है जब घर छोटा हो, यानी कि तब सच हो सकते हैं जब रिसोर्सेस कम हो। तो क्या बोला है एक बार देख लेते हैं। When the resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species, but evidence for such competitive exclusion occurring in the nature is not always conclusive। ठीक है, तो यानी कि अगर ऐसा होने की कोशिश हुई कि एक ही घर में 2 फैमिलीज आए तो लड़ाई झगड़ा होगा, है ना, जो आजकल बहुत कॉमन है। जो सुपीरियर होगी वो इन्फीरियर वाले को निकाल देगी। तो कंपटीशन होगा एक जगह पर रहने के लिए भी। तो सेम निश में 2 स्पीशीज नहीं रह सकती, क्योंकि सुपीरियर वाली इन्फीरियर वाले को धक्का मार के निकाल देगी। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नेचर में नहीं देखा गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल, द एबिंगडन टॉर्टॉइस in Galapagos Island became extinct within a decade after the goats were introduced on the island, apparently due to greater browsing efficiency of the goats। तो ये इसका एग्जाम्पल है गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। तो गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के फेवर में क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि गैलापागोस आइलैंड में एबिंगडन टॉर्टॉइस थे, बढ़िया रह रहे थे, बढ़िया अपना ग्रेजिंग वगैरह कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने गोट्स डाल दी वहाँ पर, तो क्या हुआ, ये जो टॉर्टॉइस हैं वो गायब हो गए 10 साल के अंदर ही, क्योंकि गोट्स की ग्रेजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा थी। ठीक है, another evidence for the occurrence of competition in nature come from what is called as competitive release। दूसरा important part, competitive release। एक गॉज हो गया, एक कॉम्पिटिटिव रिलीज हो गया। मतलब जैसे जो 2 फैमिली झगड़ रही थी, मान लो सुपीरियर वाली ने इन्फीरियर वाली को धक्का मार के निकाल दो, खुद रहने लगी। लेकिन अगर सुपीरियर वाली किसी वजह से हट जाए तो इन्फीरियर वाली वापस आ जाएगी। यानी कि जो कंपटीशन का प्रेशर बना के रखी है सुपीरियर स्पीशीज, अगर वही हट जाए तो इन्फीरियर वाली ग्रो करने लग जाएगी। तो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है? अब जो एग्जाम्पल है वो इसका एग्जाम्पल है, कहाँ है ये वाला, कनल्स एलिगेंट फील एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने 2 स्पीशीज ली है। ये स्कॉटलैंड के बारे में बात की गई है, इंटरटाइडल एरियाज में जब ये बार्निकल स्पीशीज है।
तो तुम्हें सुपीरियर बार्निकल का नाम याद रखना है विच इज बैलेनस, और इंफीरियर वाले का नाम रखना है याद कैथामेलस। तो बैलेनस बीइंग सुपीरियर ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, ज्यादा ग्रो कर रही थी इंटरटाइडल रीजन्स में। जब हमने बैलेनस को वहां से हटा दिया तो जो बेचारी कैथामेलस से छुपके बैठी हुई थी वो ज्यादा फ्लरिश करने लग गई। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज। ठीक है। सो इन जनरल herbivores and plants appear to be more adversely affected by the competition than the carnivores। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव्स है ही नहीं। कार्निवोर्स के पास तो अल्टरनेटिव्स हैं। हर्बीवोर तो प्लांट को ही खाएगा, प्लांट बेचारा की भाग नहीं सकता। तो ये भी इंपॉर्टेंट, यानी कि मैंने बोला ना पॉपुलेशन इंटरेक्शन में तुम्हारी सारी ही लाइन्स इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैं क्या ही अंडरलाइन करूँ उसमें। ठीक है। तो यहाँ तुम्हें ध्यान देना है कि गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, बिंगडन टॉर्टोइज वाला कॉम्पिटिटिव रिलीज उसका एग्जाम्पल क्या है, ये कर्नल एलिगेंट वाला, और कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स में से कौन ज्यादा अफेक्ट होता है कॉम्पिटिशन से, तो हर्बीवोर। नेक्स्ट, सो यहाँ पे गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को लाइन्स में लिखा हुआ है। इट स्टेट्स दैट two closely related species competing for same resources cannot coexist and competitively inferior one will be eliminated eventually। ठीक है। कब ट्रू होगा? जब रिसोर्सेस लिमिटिंग होंगे। जब रिसोर्सेस ज्यादा हैं तो हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, भाई भाईचारे की भी तो भावना हो सकती है ना। सो यहाँ पर more recent studies did not support such gross generalization about competition, while they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature. They point out that species facing competition, क्या बोल रहे हैं मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि भाई स्पीशीज लड़ेंगी मरेंगी नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि स्पीशीज प्यार से मिल बांट के रह ले, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई वो 8 स्लाइसेस के लिए तुम लड़ मर रहे हो, तुम प्यार से भी तो खा सकते हो ना। या मान लो कल को बस 4 स्लाइस हो और तुम 8 बच्चे हो तो तुम लड़ बड़े में ना आधा आधा बांट के भी खा सकते हो। तो ऐसा भी तो केसेस देखने को मिला है। तो यहाँ पर इसे कहा जाता है रिसोर्स पार्टिशनिंग। क्या है रिसोर्स पार्टिशनिंग की भाषा? यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्पीशीज फेसिंग कॉम्पिटिशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट्स कोएग्जिस्टेंस rather than exclusion. So if two species competes for the same resources, they could avoid competition by choosing, for instance, different time of feeding or different foraging pattern. Important line। कैसे? या तो ऐसे बोल दो कि तुम दिन में खा लेना, हम शाम को खा लेंगे, या फिर तुम इधर से खा लो, मैं इधर से खा लूं। तो ये 2 तरीके से तुम चेंज कर सकते हो। कैसे? टाइम में चेंज करके और फीडिंग पैटर्न्स में चेंज करके। किसने देखा था ये? मैकआर्थर साइंटिस्ट का नाम। क्या देखा था इसने? वार्बलर स्पीशीज। शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स चिड़िया होती है, लिविंग ऑन द सेम ट्री टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड कोएग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज। कॉम्पिटिशन की इंपॉर्टेंट बात सुर्खियों में सुनो। कंपटीशन हमेशा सेम रिलेटेड स्पीशीज के बीच में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंपटीशन हमेशा रिसोर्सेज की कमी की वजह से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे इंटरफेरेंस कंपटीशन, गॉस कहता है एक ही घर में 2 फैमिली नहीं रहेंगी, जो सुपीरियर वाली है वही रहेगी, इंफीरियर वाली को धक्का मार दिया जाएगा। कॉम्पिटिटिव रिलीज बोल रहा है कि जिस दिन सुपीरियर वाली घर से बाहर निकली ना, इंफीरियर वाली का दबदबा बन जाएगा। ठीक है। फिर रिसोर्स पार्टिशनिंग कह रहा है कि भाई लड़ने मरने की क्या जरूरत है, प्यार से बातें कर लो, प्यार से कर लो। तो वहां पे फीडिंग पैटर्न्स और फॉरेजिंग एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये बातें हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इंटरेक्शन विच इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में तुम्हें पता है एक पैरासाइट होगा और दूसरा होस्ट होगा। पैरासाइट खतरे में नहीं, पैरासाइट मतलब फायदेमंद होगा, होस्ट बेचारा नुकसान में जाएगा। So considering that parasitic mode of life ensures free lodging and meals, it is not surprising that फ्री का खाना है, फ्री की राइड, फ्री का खाना, मजे ही मजे हैं अपने। कौन किसके? पैरासाइट के। So now many parasites have evolved to be host specific in such a way that the both host and parasites tends to co-evolve. Co-evolution ऐसा है। जीना भी तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ, ये वाली कहानी है। कुछ पैरासाइट अपने आप को इतना ज़्यादा इवॉल्व कर लिए हैं कि उन्होंने साथ जीने मरने की कसम खा ली है होस्ट के साथ कि तुम गए तो हम भी गए।
जैसे मान लो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया कॉज करता है, उसे पता है कि मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉस्किटो चाहिए, अगर ये इनमें से कोई मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। तो यहाँ पर अगर एक स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ तो दूसरी का साथ साथ इवोल्यूशन होना तय है, क्योंकि उसको उसी पे उसकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है, तो कोई इवोल्यूशन होगा। अगर वो खत्म तो वो भी खत्म, तो कोई एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो that is, if the host evolves special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them. In accordance with their lifestyle, parasites evolved मतलब सिंपल सी बात है, पैरासिटिज्म 3 टाइप का होता है, एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स, ब्रूड पैरासिटिज्म। एक्टोपैरासाइट्स बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे कि जुए वगैरह, टिक्स, माइट्स, लाइसेस। एंडोपैरासाइट्स बॉडी के अंदर होते हैं। अब जो बाहर है उसके तो चिल लाइफ है, मस्त है। जो अंदर है उसको बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। क्या क्या उसकी मॉडिफिकेशंस है वो तुम्हें समझना है, जैसे लॉस ऑफ unnecessary sense organs, presence of adhesive organs or suckers to cling on the host, loss of digestive system, high reproductive capacity. सेंस ऑर्गन, भाई देखो हमारी बॉडी के अंदर टॉर्च थोड़ी ना लगी है, डिस्को लाइट थोड़ी ना जल रही है, पूरी बॉडी के अंदर अंधेरा है। तो क्या फायदा कि पैरासाइट के पास भगवान ने 2-4 आंखें लगा के भेज दी, कोई फायदा नहीं है। अंदर तो अंधेरा है, मजे से जाओ, अंधे होके जाओ। दूसरा, अटैसिव ऑर्गन्स होंगे, अटैच करना पड़ेगा अपने आप को इंटेस्टाइन वगैरह से। सकर्स होंगे, खून चूसना है वही बच्चे इंसान का। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, क्यों? पेट में सब पचा पचाया तो मिल रहा है, तो तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम एक्स्ट्रा लेने की क्या जरूरत है, पचा हुआ खाना खाओ मस्त। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, पैरासाइट्स हैं, अच्छा खासा इंसान को रहने के लिए मस्त रूम मिल रहा है, तो रिप्रोडक्शन करो बैठ के, तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई होगी। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, ये हो गया। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट और वैक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासाइटाइजेशन ऑफ द प्राइमरी। बहुत सारे पैरासाइट्स ऐसे इवॉल्व हुए हैं जो 1-2 होस्ट से काम नहीं चलाते, उनको बीच में बहुत सारे होस्ट चाहिए होते हैं। जैसे तुम्हारा जो लिवर फ्लूक है, फैक्चुअल हेपाटिका, टीनिया सोलियम, ये सबको मल्टीपल होस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन एनिमल किंगडम से जोड़ा है। लिवर फ्लूक अ ट्रिमेटोड पैरासाइट, जो प्लेटीहेल्मिंथीज है ना, उनको फर्दर तोड़ा जाता है। मतलब जैसे उनकी 3 क्लासेस हैं, ट्रिमेटोडा, टेस्ट्यूडा और टर्बिलेरिया। तो इसमें से जो ट्रिमेटोडा है, जो पैरासिटिक क्लास है, उसका मेंबर है लिवर फ्लूक, फ्लैशियोला हेपाटिका। ठीक है, यहाँ पे इसके 2 होस्ट होते हैं, स्नेल एंड फिश। ठीक है, मलेरिया के भी 2 होस्ट होते हैं, मॉस्किटो और तुम्हारा वो, ये नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, फिर ये एक्टोपैरासाइट्स के एग्जाम्पल है, बहुत सारी मरीन फिशेज हैं इन्फेक्टेड विद एक्टोपैरासाइट कॉपीपोड्स। ठीक, कस्क्यूटा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक पैरासिटिक प्लांट है, कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन द हेज प्लांट, हेज प्लांट्स के ऊपर। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। एंडोपैरासाइट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल। और एक ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है यहाँ पर पढ़ो, in which the parasitic bird lay its egg in the nest of the host and let the host incubate them. During the course of evolution, the eggs of parasitic birds have evolved to resemble the host egg in size, color reduces the chance. मतलब parasitic bird, कुकू और क्रो वाली कहानी है यहाँ पर, जो अपने अंडे ले कर देती है और कुछ टाइम के बाद उसके जो अंडे हैं वो क्रो के अंडों से रिजेंबल करते हैं, तो वो उसके प्रेडेशन से बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला, ठीक है, कुकू एंड क्रो, ये सब बच्चों को पता है, कुकू एंड क्रो वाली कहानी, इसे देख लेना। नेक्स्ट इंटरेक्शन इज द कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? +0, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को ना, भाई कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो कमेंसलिज्म में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स में पता चलना चाहिए कि किसे फायदा हो रहा है और किसे 0 फर्क पड़ रहा है। सो पहला एग्जाम्पल है एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच। अब यहाँ पे एपिफाइट का मतलब पैरासिटिक नहीं है, सहारा ले रहा है बस मैंगो के पेड़ पे। तो यहाँ पर मैंगो को क्या ही फर्क पड़ रहा है, डूबते को तिनके का सहारा, तो मैंगो का 0, ऑर्किड का +। दूसरा एग्जाम्पल है बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल बेनिफिट्स व्हाइल नेदर द मैंगो ट्री और नॉट द व्हेल। ठीक है, सिंपल सी बात है, तुम देखो, तुम स्कूटी चला रहे हो और तुम्हारी पीछे वाली सीट खाली है,
तुम्हारे पीछे दोस्त बैठ के चला जाए तो तुम्हें क्या ही फर्क पड़ रहा है, तुम तो स्कूटी लेके जा ही रहे थे ना। अगर तुम कंजूस नहीं हो, अगर तुम्हें लगे यार इसके तो पैसे बच गए, ऐसे सोचोगे तो गलत है। अगर तुम फ्रीली ऐसे जा रहे हो, तुम्हारे पीछे दोस्त बैठ के चला जाए तो क्या ही फर्क पड़ जाता है। तो सिंपल है कि बारनिकल को जाना है, वेल जा ही रही थी तो फ्री में सवारी कर ली, तो वेल को क्या ही फर्क पड़ रहा है, बारनिकल को फायदा हो गया। ठीक है। कैटल अर्गेट एंड द ग्रेजिंग कैटल्स, तुमने देखा होगा ना कि कैटल्स जब घास खाती हैं खेतों में तो उनके बगल में छोटी छोटी चिड़िया घूमती हैं वाइट कलर की, तो दीज आर द कैटल अर्गेट्स। तो ग्रेजिंग एनिमल्स जब चलते हैं ना तो उनके मूवमेंट की वजह से जो ग्रासेस हैं उसके बीच में से कुछ इंसेक्ट्स निकलते हैं, उनको खा लेती हैं कैटल अर्गेट्स। तो कैटल अर्गेट्स क्या है, फायदे में प्लस, और कैटल्स ग्रेजिंग कैटल्स जीरो। ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है सी एनेमोन एंड द क्लॉनफिश। सी एनेमोन्स तुम्हारे सीलेंट्रेटा का मेंबर है, क्लॉनफिश ऑरेंज कलर की मछली होती है। तो जब भी क्लॉनफिश को किसी का खतरा होता है तो सी एनेमोन के टेंटिकल्स के बीच में जाके वो छुप जाती है, क्योंकि जो भी प्रेडेटर आ रहा है उसको पहले टेंटिकल से टकराना पड़ेगा। टेंटिकल्स में नेमेटोसिस्ट होते हैं, खत्म कहानी। सो यहाँ पर सी एनेमोन इज जीरो एंड द क्लॉनफिश इज प्लस। तो ये 4 एग्जाम्पल्स है जो तुम्हें याद करने हैं विद कि किसे फायदा हो रहा है और किसे फर्क नहीं पड़ रहा। म्यूचुअलिज्म की ये जो एक डायग्राम है बच्चों, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। एक बार थोड़ा सा म्यूचुअलिज्म को पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं प्लांट एनिमल रिलेशनशिप की, स्पेसिफिकली प्लांट पॉलिनेटर्स वाला जो रिलेशनशिप है। जैसे तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, युक्का और मोथ की कहानी, है ना। सो प्लांट्स नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स, हम सबसे बात छुपी नहीं है, एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। Animals obviously have to be paid fees for the services that plants expect for them. Plants क्या करते हैं, बदले में rewards वगैरह देते हैं pollinators को। ठीक है। In the form of क्या है वो rewards, pollen and nectar। ठीक है। और कुछ and juicy and nutritious fruits for the seed disperser। जो seed disperser होते हैं, देखो जो pollen disperser होते हैं उनको पॉलन और नेक्टर मिल जाता है, जो सीड डिस्पर्सर होते हैं उनको जूसी एकदम मस्त वाला फ्रूट मिल जाता है। सो बट म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड बी सेफगार्ड अगेंस्ट द चीटर। चीटर को बड़े गंदे लगते हैं ना, तो चीटर नहीं होना चाहिए। जैसे एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन, उनसे बचने का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। नाउ यू कैन सी व्हाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व्स कोइवोल्यूशन। तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि कोइवोल्यूशन क्यों होना जरूरी है, साथ जीने मरने की कसम क्यों खाना जरूरी है, ताकि चीटर ना आ जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना। लॉयलिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए ताकि बीच में कोई विश्वासघाती तुम्हारा दिल ना तोड़ दे। वही यहाँ पे है, वो चाहता है कि भाई मुझे तू नेक्टर दे दे, वो चाहता है भाई तू मेरा पॉलन ले जा, लेकिन यहाँ पे बीच में चोर आ गया, गद्दारी तो बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। तो वही वाली बात है, इसलिए प्लांट पॉलिनेशन में भी कोइवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 1-to-1 रिलेशनशिप का, युक्का और एक तो युक्का और मोथ और एक वास्प वाली कहानी। इट मीन्स दैट गिवन फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प। ये फिग और वास्प वाला है, फिग एंड वास्प। ठीक है। So it means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. The female wasp uses the fruit not only as a oviposition. Oviposition मतलब होता है egg laying, ठीक है, but uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larva. यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा फीमेल पार्ट, ठीक, ये क्या है हमारी वास्प, और ये पेड़ किसका है हमारा फिग का। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा ये छोटे छोटे लार्वे है ना। तो फ्रूट में उसने वही पोजीशन कर दिया, अपने अंडे डाल दिए ताकि उसके लार्वा का डेवलपमेंट हो जाए, लार्वा को जो खाना पीना चाहिए वो उसके फ्रूट से खाता रहे। ठीक है। तो ये है हमारा कोइवोल्यूशन। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। The wasp pollinates the fig inflorescence while searching for the suitable egg-laying sites. In return for the favor of pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds as food for developing wasp larva. जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लार्वा को डेवलपमेंट देने के लिए वो अपने कुछ सीड्स दे देता है और जगह दे देता है, और वो उसका क्या करा देती है, पॉलिनेशन, वास्प। ठीक है। Orchids shows a bewildering diversity of floral patterns, many of which have to evolve to attract the right pollinator insects जैसे कि bees and bumblebees.
ठीक है, एंड इंश्योर गारंटेड पॉलिनेशन बाय इट, नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड। अब देखो यहाँ पे ना दिल टूटने वाली कहानी है, प्यार में धोखे वाली कहानी है, याद रखना, ठीक है। यहाँ तो सब अच्छा खुशी चल रहा था, हैप्पी हैप्पी है, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, यहाँ धोखा आ जाएगा। और इस धोखे को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डिसीट। ध्यान रखो ये वर्ड, सेक्सुअल डिसीट। अब यहाँ क्या होता है, ये हम बात कर रहे हैं मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफरिस, इसकी बात करें, धोखा देता है। कैसे देता है? वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बीन, साइज, कलर एंड मार्किंग्स। द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव्स एज अ फीमेल, pseudocopulates with the flower, and during what process is dusted with the pollen from the flower, when the same bee pseudocopulates with another flower, it transfer over। क्या है, समझ रहे हो? देखो ये फ्लावर है, इसकी एक पेटल दूर से देखा तो वो वाली कहानी है, दूर से देखा तो ऐसा लगा कि फीमेल बी है, फीमेल बी है। जब पास आया तो उसको भाई फीलिंग्स तो आई, तो उसने क्या किया, उसके साथ कॉपुलेशन करने की कोशिश की, लेकिन वो कॉपुलेशन तो है नहीं, क्योंकि इसमें तो एक ही पार्टनर इन्वॉल्व है, इट इज स्यूडो कॉपुलेशन। अब ये गया, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स चिपक गए। अब ये दूसरे फ्लावर के पास जाएगा, वहां इसको सेम ऐसा लगेगा कि फीमेल बी है, अगेन इट विल स्यूडो कॉपुलेट, और इस स्यूडो कॉपुलेशन के चलते क्या हो जाएगा, उस फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज किया जा रहा है उसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो स्यूडो कॉपुलेशन हो जाता है। सो if the female bee's color pattern change even slightly for any reason during co-evolution, pollination success will be reduced unless orchid plant co-evolves to maintain the resemblance। मतलब अगर ये मान लो कि जो असली फीमेल बी है, अगर उसका थोड़ा सा भी कुछ चेंज हुआ ना, मान लो कल से वो चोटी बनाने लग गई, तो भाई इस पेटल को भी वैसे ही बनना पड़ेगा, वरना ये पेटल तो धोखा दे रही थी कि मैं भी वही हूँ जो उसकी तोते को तलाश है। अगर ये वो चेंज नहीं होती, अपने आप को चेंज नहीं करती, तो कौन स्यूडो कॉपुलेट करेगा और कैसे इसका पॉलिनेशन होगा? तो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुम्हारा पॉलिनेटर वाला इंटरेक्शन है, तो वहां पे कोई वॉल्यूशन, कोई एक्सटिंक्शन चलता ही चलता है, ठीक है। तो सेक्सुअल डिसीट याद रखना, इसका एग्जाम्पल है मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफरिस, ठीक है। सो दिस इज द सम अप ऑफ दिस चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बहुत सिंपल है, कहानी सी है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन से, जहां पे तुम्हें एग्जाम्पल याद रखना है, और कौन सा एग्जाम्पल किस चीज के रेफरेंस में कोट किया गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट्स में पूछ लिया जाएगा, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाएगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर वेरी वेल फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाना है, इस बात की गारंटी है। सो आई होप मेरे प्यारे बायो वाले बच्चों को, फ्यूचर वाले डॉक्टर्स को चैप्टर समझ में आया होगा। विल मीट यू सून विद द अपकमिंग चैप्टर्स ऑफ द सीरीज, और कल हम करेंगे इस चैप्टर के PYQ। सो स्टे ट्यून्ड विद फॉर द मोर वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।